कभी एक ऐसा युवक था जिसे लोग मूर्ख कहकर हंसते थे। वो पेड़ की उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही युवक आगे चलकर संस्कृत साहित्य का सबसे चमकता नाम बनेगा। क्या सचमुच एक अज्ञानी व्यक्ति महाकवि बन सकता है? क्या अपमान इंसान को तोड़ता है या उसे असाधारण बना देता है? आज की कहानी केवल कालिदास की नहीं है। ये उस आग की कहानी है जो भीतर चुपचाप जलती है और एक दिन दुनिया को रोशन कर देती है। नमस्कार, आपका स्वागत है राउजिंग स्टोरी में। यहां हम इतिहास की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो दिल को छू जाए और सोच बदल दे। आज हम उस व्यक्ति की यात्रा पर चलेंगे जिसे कभी तुच्छ समझा गया, जिसका उपहास उड़ाया गया, लेकिन जिसने अपने प्रयास से खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि सदियां उसे नमन करती है। ये कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी, क्योंकि इसमें अपमान है, संघर्ष है, आत्मसम्मान है और एक ऐसी जीत है जो हर इंसान के लिए प्रेरणा बन सकती है। इतिहासकार मानते हैं कि कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे और उनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य की धरोहर है। रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे ग्रंथ उनकी प्रतिभा का प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन लोक कथाएं एक अलग चित्र प्रस्तुत करती है। वे बताती है कि कालिदास जन्म से विद्वान नहीं थे, बल्कि अत्यंत साधारण बुद्धि के व्यक्ति थे। क्या ये केवल कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? कैसे एक साधारण युवक शास्त्रों का गहरा ज्ञाता बन गया? यही रहस्य हमें इस कहानी के भीतर ले जाएगा। आज की कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक षड्यंत्र ने एक युवक का जीवन बदल दिया, कैसे अपमान ने उसके भीतर आत्मसम्मान की ज्वाला जलाई, कैसे उसने स्वयं को शिक्षित करने का कठिन मार्ग चुना और वही युवक आगे चलकर महाकवि कालिदास कहलाया। अंत तक आप ये समझ पाएंगे कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति विद्या नहीं थी, बल्कि वो निर्णय था जिसने उसकी दिशा बदल दी। और शायद यही निर्णय आपके जीवन के लिए भी एक नई शुरुआत बन सकता है। अध्याय 1, भोला युवक। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत गुप्त साम्राज्य की चमक में नहा रहा था। विद्या, कला और शास्त्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है उस युग को। राज दरबारों में काव्य गूंजता था, आश्रमों में वेदों की ध्वनि सुनाई देती थी, विद्वानों को सम्मान मिलता था। लेकिन उसी समय, उसी भूमि पर एक ऐसा युवक भी था जिसे अक्षरों का ज्ञान तक नहीं था। इतिहास कालिदास के जन्म स्थान को लेकर स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें उज्जैनी से जोड़ते हैं, कुछ कश्मीर से तो कुछ विदर्भ से। निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं है, पर अधिकांश इतिहासकार उन्हें 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मानते हैं। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो कथा मिलती है वो मुख्यतः लोक परंपराओं में संरक्षित है। इन कथाओं के अनुसार कालिदास किसी विद्वान परिवार में जन्मे नहीं थे। वे किसी गुरुकुल में पले नहीं थे। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। कुछ कथाएं कहती है कि वे गडरिये का काम करते थे, कुछ कहती है कि वे वन प्रदेश में रहते थे और पशुओं की देखभाल करते थे। एक बात लगभग हर लोक कथा में समान मिलती है, वे सरल थे, निष्कपट थे, पर शिक्षित नहीं थे। सोचिए, उस समय शिक्षा केवल अभिजात वर्ग या गुरुकुल तक सीमित थी। गांव का एक साधारण युवक यदि गुरुकुल न जाए तो उसका जीवन खेत, पशु और जंगल तक ही सीमित रहता था। यही था उस युवक का संसार। सुबह सूरज के साथ उठना, पशुओं को चराने ले जाना, पेड़ों की छाव में बैठना और शाम को लौट आना। दुनिया उसके लिए उतनी ही थी जितनी आंखों के सामने दिखाई देती थी। कहा जाता है कि एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। रास्ते से गुजरते कुछ विद्वान ये दृश्य देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी केवल उस युवक पर नहीं थी, वो उस सामाजिक दूरी पर भी थी जो विद्या और अज्ञान के बीच खड़ी थी। ये दृश्य प्रतीक था, एक ऐसा मनुष्य जो अपनी ही नींव काट रहा था, क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं था
कि परिणाम क्या होगा। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या वह सचमुच मूर्ख था या केवल अनपढ़? लोक कथाएं उसे बुद्धिहीन बताती है, लेकिन उसकी आगे की रचनाएं संकेत देती है कि उसके भीतर संवेदनशीलता और अवलोकन की अद्भुत क्षमता थी। संभव है कि वो शास्त्रों से अनभिज्ञ था, पर प्रकृति से जुड़ा हुआ था, और यही जुड़ाव आगे चलकर उसकी काव्य प्रतिभा की जड़ बना। उस समय समाज में विद्वानों का सम्मान सर्वोच्च था। राज दरबार में प्रवेश पाने के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक था। ऐसे वातावरण में एक अशिक्षित युवक का स्थान केवल उपहास का विषय बन सकता था। उस दिन जब विद्वानों ने उसे पेड़ की डाल काटते देखा, उन्होंने केवल एक मूर्ख युवक नहीं देखा, उन्होंने एक अवसर देखा, अवसर अपने अपमान का बदला लेने का। उन्हें एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जिसमें किसी भोले व्यक्ति का उपयोग किया जा सके, और उनकी नजर उसी युवक पर टिक गई। युवक को यह तक समझ नहीं था कि वो एक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है, उसके जीवन का ये साधारण सा दिन दरअसल उसकी नियति का मोड़ था। वो अभी नहीं जानता था कि कुछ ही समय बाद वो राजमहल की चौखट पर खड़ा होगा। वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी सरलता किसी षड्यंत्र का उपकरण बनने वाली है। लेकिन यहीं से कहानी गति पकड़ती है। एक अनजान युवक, एक विद्वानों से भरा राज्य, और एक ऐसी योजना जो इतिहास की दिशा बदल देगी। प्रश्न ये है, क्या ये भोला युवक परिस्थिति का शिकार बनेगा, या यही घटना उसके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देगी? अगला अध्याय इस रहस्य का द्वार खोलेगा। अध्याय 2, विदुषी राजकुमारी और षड्यंत्र। उस समय भारत में राजदरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं होते थे, वे ज्ञान के भी केंद्र होते थे। शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, वो प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जो विद्वान तर्क में विजयी होता, वही सम्मान पाता। इसी वातावरण में एक राज्य था जहां की राजकुमारी असाधारण रूप से विदुषी मानी जाती थी। लोक कथाओं में उसका नाम विद्योत्तमा बताया जाता है। यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, पर संस्कृत साहित्य की परंपरा में ये कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने वेद, उपनिषद, व्याकरण और तर्कशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था। उस समय किसी राजकुमारी का इस स्तर तक शिक्षित होना सामान्य बात नहीं थी। वो केवल रूपवती नहीं थी, वो बुद्धिमती भी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन शक्ति कभी कभी अहंकार में बदल जाती है। कथा कहती है कि उसने प्रण लिया था कि वो विवाह उसी पुरुष से करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। कई प्रसिद्ध विद्वान उसके दरबार में आए, प्रश्न हुए, तर्क हुए, प्रत्युत्तर हुए, पर अंत में वे पराजित होकर लौटे। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। क्या कोई है जो राजकुमारी को हरा सके? पराजित विद्वानों के मन में चोट थी, केवल पराजय की नहीं, बल्कि सार्वजनिक अपमान की। उस युग में विद्वान का सम्मान उसकी पहचान था। हार केवल बौद्धिक नहीं, सामाजिक भी होती थी। धीरे धीरे ये आक्रोश एक षड्यंत्र में बदल गया। कुछ विद्वानों ने मिलकर योजना बनाई। यदि कोई उसे ज्ञान में नहीं हरा सकता, तो उसके गर्व को किसी और तरीके से तोड़ा जाए। और तभी उनकी नजर उस भोले युवक पर पड़ी। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी योजना के अनुसार चले, जो प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, संकेतों से दे, क्योंकि यदि वो बोलता तो सच्चाई तुरंत सामने आ जाती। उन्होंने युवक को समझाया कि राजदरबार में उसे केवल इशारों से उत्तर देना है, बोलना नहीं है। कथा के अनुसार शास्त्रार्थ का दिन आया। राजसभा सजी। राजकुमारी आत्मविश्वास से भरी थी। उसे विश्वास था कि आज भी वो विजयी होगी। प्रश्न संकेतों में शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। उसका संकेत था ब्रह्मा एक है। युवक ने 2 उंगलियां उठा दी। उसका अर्थ राजकुमारी ने लगाया कि ब्रह्मा और शक्ति 2 रूप है। राजकुमारी ने 5 उंगलियां फैलाई। संकेत था 5 तत्व। युवक ने मुट्ठी बंद कर ली।
राजकुमारी ने समझा कि वो कह रहा है कि पांचों तत्व मिलकर एक सृष्टि बनाते हैं। दरबार स्तब्ध था। विद्वान मुस्कुरा रहे थे। जो इशारे उस युवक के मन में साधारण अर्थ लिए थे, उन्हें गूढ़ दर्शन का रूप दे दिया गया और अंत में राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वो पराजित हो गई है। विवाह का निर्णय हुआ। यहां ठहरकर एक प्रश्न उठता है, क्या ये कथा पूरी तरह ऐतिहासिक है? विद्वानों का मत है कि यह प्रसंग मुख्यतः लोक कथा पर आधारित है और कालिदास की रचनाओं में इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी ये कथा सदियों से इसलिए जीवित है क्योंकि ये सामाजिक मनोविज्ञान को दर्शाती है। एक विदुषी स्त्री, पराजित पुरुष अहंकार और बदले की भावना से जन्मा षड्यंत्र। विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी ने सोचा कि उसने एक महान ज्ञानी को जीवन साथी चुना है, लेकिन क्या सत्य हमेशा छिपा रहता है? दरबार की भव्यता के पीछे एक गहरी विडंबना छिपी थी। एक ओर बौद्धिक गर्व, दूसरी ओर मासूम अज्ञान और बीच में षड्यंत्र। अब प्रश्न ये था कि जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? क्या उसका अहंकार टूटेगा या उस युवक का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा? यहीं से कहानी अगली करवट लेने वाली थी। अध्याय 3, अपमान की आग। विवाह के बाद राजमहल की दीवारों के भीतर एक सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगी। राजकुमारी, जिसे लोक कथाएं विद्योत्तमा कहती है, अपने पति से शास्त्रों पर चर्चा करना चाहती थी। उसके लिए विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, वो बौद्धिक साझेदारी भी चाहती थी। उस समय राज दरबारों में ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। संस्कृत व्याकरण, मीमांसा, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र पर चर्चा सामान्य बात थी। लेकिन जब उसने अपने पति से संवाद करना चाहा, तो उसे शब्दों में वो गहराई नहीं मिली जिसकी उसने अपेक्षा की थी। पहले उसे संदेह हुआ, फिर असहजता हुई, फिर सत्य सामने आ गया। कथा के अनुसार एक दिन उसने उनसे किसी शास्त्रीय श्लोक का अर्थ पूछ लिया। युवक मौन रहा। वो अर्थ नहीं बता पाया। अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजकुमारी समझ चुकी थी कि शास्त्रार्थ के समय जो हुआ था वो वास्तविक बौद्धिक विजय नहीं थी, वो संकेतों की गलत व्याख्या थी। और उस क्षण उसके भीतर चोट थी, केवल धोखे की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भी। कहा जाता है कि उसने कटु शब्द कहे, तुम तो नितांत अज्ञानी हो। ये वाक्य केवल एक आलोचना नहीं था, ये एक पहचान का टूटना था। उस युवक के लिए जिसने अभी तक स्वयं को कभी विद्वान समझा ही नहीं था, ये पहला अवसर था जब उसने अपने अज्ञान को किसी और की आंखों से देखा। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। उस समय का समाज ज्ञान को अत्यंत ऊंचा स्थान देता था। गुरुकुलों में वर्षों की शिक्षा के बाद ही किसी को विद्वान माना जाता था। राज दरबार में स्थान पाना तो और भी कठिन था। ऐसे परिवेश में यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी सिद्ध हो जाए तो वो केवल निजी शर्म नहीं होती, वो सामाजिक पतन भी होता था। युवक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो क्रोधित हो जाता या स्वयं को भाग्य का शिकार मानकर जीवन यूं ही जीता रहता। लेकिन लोक कथा यहां एक गहरी मानवीय परत दिखाती है। उसने पहली बार अपने भीतर प्रश्न किया, क्या मैं सचमुच इतना खाली हूं? क्या मेरा जीवन केवल उपहास का विषय है? उस रात राजमहल के वैभव के बीच वो भीतर से टूट चुका था। सोचिए उस मनस्थिति को। एक साधारण युवक जो अचानक राजमहल में पहुंच गया, जिसे बिना समझे सम्मान मिला और अब उसी सम्मान की नींव ढह गई। वो अपमान केवल शब्दों का नहीं था, वो आत्मबोध का था। कथाएं बताती है कि वो महल से बाहर चला गया। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि राजकुमारी ने उसे तिरस्कारपूर्वक बाहर निकलवा दिया। कुछ में कहा गया है कि वो स्वयं लज्जा से चला गया। ऐतिहासिक प्रमाण निश्चित नहीं है, पर एक तथ्य स्पष्ट है। इस प्रसंग के बाद उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया और यही इस अध्याय का सार है। अपमान कभी कभी विनाश नहीं करता, वो दर्पण दिखाता है। उस युवक ने पहली बार अपने अज्ञान को पहचाना
और जब कोई व्यक्ति अपने अज्ञान को पहचान लेता है तभी ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। लेकिन उस समय वो केवल पीड़ा में था। रात गहरी थी, मन भारी था और भविष्य अनिश्चित। क्या ये अपमान उसे तोड़ देगा या यही अपमान उसके भीतर ऐसी आग जला देगा जो उसे इतिहास के पन्नों पर अमर कर दे? अगला कदम क्या होगा, यही अब उसकी नियति तय करेगा। अध्याय 4, निर्णय। कभी कभी जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। न सम्मान बचता है, न बहाना, सिर्फ एक सच्चाई सामने खड़ी होती है। उस युवक के लिए वो क्षण आ चुका था। राजमहल की चमक अब उसे चुभने लगी थी। दरबार का वैभव अब बोझ लगने लगा था और भीतर केवल एक आवाज थी, मैं अज्ञानी हूं। लोक कथाओं के अनुसार अपमान के बाद उसने महल छोड़ दिया। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि वो बिना किसी को बताए चला गया। कुछ में यह भी मिलता है कि उसे तिरस्कार पूर्वक बाहर कर दिया गया। इतिहास यहां स्पष्ट नहीं है, पर परंपरा एक बात पर सहमत है, उसने जीवन बदलने का निर्णय लिया। और यही इस अध्याय का केंद्र है। उस समय भारत में ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग था, गुरुकुल, आश्रम या तप। शिक्षा पुस्तकों से नहीं, गुरु के सान्निध्य से मिलती थी। व्याकरण, छंद, अलंकार, दर्शन, सब कुछ वर्षों की साधना से सीखा जाता था। लेकिन एक अशिक्षित युवक अचानक विद्वान कैसे बन सकता था? यही वो मोड़ है जहां लोक कथा आध्यात्मिक रंग लेती है। कहा जाता है कि वह देवी काली के मंदिर पहुंचा। कुछ परंपराएं उज्जैनी का उल्लेख करती है, जहां महाकाल और काली की उपासना प्रचलित थी। कुछ कथाएं बताती है कि उसने वन में जाकर तप किया। कथा ये भी कहती है कि वह दिनों तक उपवास में रहा, प्रार्थना करता रहा, अपने अज्ञान को स्वीकार करता रहा। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भारत की परंपरा में ज्ञान को केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं माना गया, उसे साधना माना गया, तपस्या माना गया, गुरु कृपा और देवी कृपा से जुड़ा हुआ माना गया। इसीलिए कालिदास की कथा में यह प्रसंग आता है कि देवी काली ने उसे वरदान दिया। कुछ लोक कथाएं कहती है कि देवी ने उसकी जिह्वा को स्पर्श किया और वो विद्वान बन गया। कुछ कहती है कि उसने देवी के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की और उसे ज्ञान की प्रेरणा मिली। इतिहासकार इन घटनाओं को प्रतीक मानते हैं। अचानक चमत्कार से विद्वान बन जाना संभव नहीं है, परंतु ये कथा एक गहरे सत्य का संकेत देती है, आत्मस्वीकार और समर्पण। उसने पहली बार अपने अह को छोड़ा, पहली बार ये स्वीकार किया कि उसे सीखना है। और जब कोई व्यक्ति सच में सीखना चाहता है तभी यात्रा शुरू होती है। सोचिए उस मनस्थिति को, न धन का सहारा, न पद का, न पहचान का, सिर्फ एक संकल्प। कहते हैं उसने स्वयं से वचन लिया कि वो तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक वो ज्ञान अर्जित न कर ले। यही निर्णय उसे साधारण से असाधारण की ओर ले गया। यहां कहानी रुकती नहीं बल्कि गहराती है। क्या ये केवल भावनात्मक आवेश था या सचमुच उसने वर्षों की कठिन साधना की? इतिहास उसकी साधना की अवधि नहीं बताता, पर उसकी रचनाएं प्रमाण देती है कि उसने व्याकरण, काव्यशास्त्र, पुराण और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था। कोई भी व्यक्ति बिना गहन शिक्षा के रघुवंश या कुमार संभव जैसा काव्य नहीं रच सकता। इसलिए यह स्पष्ट है कि उस अपमान के बाद उसने जीवन को खेल की तरह नहीं लिया, उसने उसे तपस्या बना दिया। निर्णय का अर्थ केवल सोचना नहीं होता, निर्णय का अर्थ होता है दिशा बदलना। उसने दिशा बदल दी, और जब दिशा बदलती है तो भाग्य भी बदलता है। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या समाज उसे दूसरा अवसर देगा? क्या वह सचमुच अपने अतीत से ऊपर उठ पाएगा? ये निर्णय तो ले लिया गया था, अब परीक्षा शुरू होने वाली थी। अध्याय 5, ज्ञान की साधना। निर्णय लेना आसान है, उसे निभाना कठिन। अब उस युवक के सामने कोई राजमहल नहीं था, न सेवक थे, न सम्मान, सिर्फ एक लंबा, कठिन
और अकेला रास्ता था ज्ञान का। इतिहास हमें उसकी शिक्षा की सटीक जगह नहीं बताता, लेकिन उसकी रचनाएं स्पष्ट संकेत देती है कि उसने संस्कृत व्याकरण, छंद शास्त्र, अलंकार, पुराण, वेद परंपरा और दर्शन का गहन अध्ययन किया था। ऐसा ज्ञान बिना वर्षों की कठोर साधना के संभव नहीं है। उस समय शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल आधारित थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर सेवा करते, अध्ययन करते और अनुशासन में जीवन बिताते। ज्ञान केवल पाठ्य नहीं था, वो जीवन शैली था। कल्पना कीजिए उस युवक की जो कभी अक्षर तक नहीं जानता था। अब वो वर्णमाला से शुरुआत कर रहा है, अ से अनंत तक, ध्वनि से शब्द तक, शब्द से अर्थ तक। व्याकरण केवल नियम नहीं है, वो भाषा की आत्मा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसी जटिल रचना को समझना साधारण कार्य नहीं था। कालिदास की रचनाओं में व्याकरण की शुद्धता ये दर्शाती है कि उन्होंने भाषा को गहराई से साधा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पहले वो पेड़ को केवल लकड़ी समझता था, अब वो उसमें ऋतु का परिवर्तन देखने लगा। पहले बादल केवल वर्षा का संकेत थे, अब वे विरह के दूत बन सकते थे। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उसकी पहचान बनी। इतिहासकार मानते हैं कि कालिदास गुप्त काल के सांस्कृतिक उत्कर्ष से जुड़े थे। उस समय साहित्य, कला और धर्म में संतुलन दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में शिव और पार्वती का उल्लेख, ऋतुओं का वर्णन, राजवंशों की मर्यादा, सब कुछ उस काल की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ये ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, ये समाज को देखने से आता है। उसने यात्राएं की होंगी, वन देखे होंगे, नदियां देखी होंगी, हिमालय की भव्यता देखी होगी, क्योंकि बिना अनुभव के कुमार संभव में हिमालय का इतना जीवंत वर्णन संभव नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या उसकी प्रतिभा अचानक प्रकट हुई? नहीं, प्रतिभा बीज की तरह होती है, लेकिन साधना उसे वृक्ष बनाती है। उसने छंदों को साधा, उपमा को साधा, रूपक को साधा। उसकी भाषा में माधुर्य आया, गहराई आई, संयम आया। यहां यह समझना जरूरी है कि उस समय संस्कृत साहित्य में पहले से ही महान परंपरा थी। वाल्मीकि और व्यास जैसे महर्षि आदर्श थे। ऐसे वातावरण में नया कवि तभी स्वीकार होता था जब वो मौलिकता और परिपक्वता दोनों दिखाए। इसलिए उसकी साधना केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं थी, वो आत्म परिवर्तन था। जो कभी उपहास का पात्र था, अब स्वयं को गढ़ रहा था। रातें लंबी होती होंगी, संदेह आते होंगे, कभी लगा होगा कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, लेकिन हर दिन अभ्यास ने उसे आगे बढ़ाया। धीरे धीरे शब्द उसके मित्र बन गए, विचार उसकी शक्ति बन गए, और एक दिन उसे एहसास हुआ, अब वो केवल सीख नहीं रहा है, वो सृजन कर सकता है। यही वो क्षण है जब साधक रचनाकार बनता है। लेकिन क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या उसका अतीत भुला दिया जाएगा? ज्ञान की साधना पूरी हो चुकी थी, अब परीक्षा संसार की थी। अध्याय 6, पहली रचना। वर्षों की साधना के बाद भी एक प्रश्न बाकी था, क्या वो केवल ज्ञानी बनकर रह जाएगा या उसका ज्ञान सृजन में ढलेगा? साधना व्यक्ति को बदल देती है, पर रचना उसे अमर बनाती है। इतिहास हमें यह स्पष्ट नहीं बताता कि कालिदास की पहली रचना कौन सी थी। विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि उनकी आरंभिक कृति ऋतु संहार रही होगी, क्योंकि उसमें प्रकृति का सहज और सरल वर्णन मिलता है। कुछ इसे युवावस्था की रचना मानते हैं। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का चित्रण है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इसमें प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वो जीवित है। पेड़ों की हरियाली, मेघों की गर्जना, नदियों की गति, प्रेमियों का मिलन और विरह। ये वर्णन बताता है कि रचनाकार ने प्रकृति को गहराई से देखा है। यहां एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। जिस युवक ने कभी पेड़ को केवल लकड़ी समझा था, वही अब ऋतुओं के परिवर्तन में भाव देख रहा था। धीरे धीरे उसकी भाषा में परिपक्वता आई,
और फिर सामने आई एक ऐसी कृति जिसने उसे साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक महाभारत के आदिपर्व की कथा पर आधारित है। मूल कथा में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग संक्षिप्त है, लेकिन कालिदास ने उसे विस्तार दिया। उसमें भावनाएं जोड़ी, संवादों को कोमलता दी, प्रकृति को पात्र बना दिया। नाटक में प्रेम है, विरह है, स्मृति है, पुनर्मिलन है। उस समय संस्कृत नाटक की परंपरा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रभावित थी। नियम थे, संरचना थी, नायक, नायिका, विदूषक, सबकी भूमिका निर्धारित थी। कालिदास ने इन नियमों का पालन करते हुए भी अपनी मौलिकता दिखाई। जब अभिज्ञान शाकुंतलम राज दरबार में प्रस्तुत हुआ होगा, तो कल्पना कीजिए वो क्षण कैसा रहा होगा। सभागार में मौन, संवादों में माधुर्य और अंत में गहरा प्रभाव। ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं था, ये भावनात्मक अनुभव था। इतिहास में आगे चलकर ये कृति भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंची। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। जर्मन कवि गोएथे ने इसकी प्रशंसा की। लेकिन उस समय जब यह पहली बार रचा गया, वो केवल एक कवि की परीक्षा थी। क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? क्या विद्वान उसकी प्रतिभा को मानेंगे? धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसकी भाषा में सहजता थी, अलंकारों में संतुलन था, भावों में गहराई थी। उसने केवल कथा नहीं कही, उसने मानव मन को शब्द दिए। और यही पहली रचना का महत्व था। यह प्रमाण था कि उसकी साधना सफल हुई। यह प्रमाण था कि ज्ञान अब सृजन में बदल चुका है। लेकिन हर सफलता के साथ एक नई चुनौती आती है। अब वो केवल एक विद्यार्थी नहीं था, अब वो एक कवि था। और कवि से समाज अपेक्षा करता है। क्या वो इस अपेक्षा पर खरा उतरेगा? क्या उसकी अगली रचनाएं भी उतनी ही प्रभावशाली होंगी? पहली रचना ने द्वार खोल दिया था। अब यात्रा और ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली थी। अध्याय 7, वापसी और पहचान। कभी कभी जीवन सबसे बड़ा मोड़ तब देता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ स्थिर हो चुका है। अब वो युवक केवल एक विद्यार्थी नहीं रहा था। उसकी रचनाएं दरबारों तक पहुंच चुकी थी। उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लेकिन उसके भीतर एक अधूरा अध्याय अभी भी था। वही राजमहल, वही दरबार, वही अतीत। लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि अपनी ख्याति फैलने के बाद वो उसी राज्य में लौटा जहां कभी उसका उपहास हुआ था। इतिहास इस घटना की पुष्टि नहीं करता, पर परंपरा इसे उसकी जीवन यात्रा का निर्णायक मोड़ मानती है। कल्पना कीजिए उस क्षण को। दरबार सजा हुआ है, विद्वान उपस्थित है, राजकुमारी भी वही है। एक नए कवि का स्वागत किया जा रहा है। वो प्रवेश करता है। अब उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास है, वाणी में संयम है, आंखों में स्थिरता है। कथा कहती है कि राजकुमारी ने उसे तुरंत नहीं पहचाना। जब उसने अपनी रचना का पाठ शुरू किया तो सभा मौन हो गई। शब्दों में गहराई थी, भावों में सौंदर्य था, तर्क में स्पष्टता थी। वो केवल कविता नहीं सुना रहा था, वो अपने परिवर्तन की कहानी सुना रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को एहसास हुआ, क्या ये वही व्यक्ति है? कहते हैं उसने उसकी वाणी और दृष्टि में वही पहचान देखी जो कभी उपेक्षित थी। ये क्षण केवल पुनर्मिलन का नहीं था, ये सत्य के सामने खड़े होने का क्षण था। अब स्थिति उलट चुकी थी। पहले वो उपहास का पात्र था, अब वो सम्मान का केंद्र था। लेकिन यहां कहानी अप्रत्याशित मोड़ लेती है। उसने कोई कटु शब्द नहीं कहे, उसने कोई बदला नहीं लिया, उसने केवल अपने ज्ञान से उत्तर दिया। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा मोड़ है। सफलता अक्सर व्यक्ति को अहंकारी बना देती है, लेकिन यहां सफलता ने उसे विनम्र बना दिया। इतिहास में यह भी माना जाता है कि कालिदास ने गुप्त काल के किसी राजा के दरबार में स्थान पाया था। कुछ परंपराएं उन्हें विक्रमादित्य से जोड़ती है, हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है।
फिर भी ये स्पष्ट है कि उन्हें राजाश्रय मिला, और राजाश्रय उस समय किसी भी कवि के लिए सर्वोच्च मान्यता थी। उसकी वापसी केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वो सामाजिक स्वीकार्यता थी। अब प्रश्न ये था, क्या अतीत पूरी तरह समाप्त हो गया, या भीतर कहीं वो पुराना घाव अब भी था? ये मोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उसकी पहचान स्थायी हो गई। वो अब केवल वो युवक नहीं था जो षड्यंत्र का शिकार हुआ था, वो अब अपने परिश्रम से खड़ा हुआ कवि था। और यहीं से उसकी कहानी व्यक्तिगत संघर्ष से निकलकर ऐतिहासिक विरासत बन जाती है। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक परीक्षा आती है। क्या यह सम्मान स्थायी रहेगा, या नियति उसके लिए कोई और चुनौती तैयार कर रही है? जब कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है तो दुनिया उसे देखती है। कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। कालिदास अब केवल कवि नहीं थे, वे राजाश्रय प्राप्त साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं दरबारों में गूंजती थी, उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन इतिहास हमें उनके जीवन के अंतिम चरण के बारे में बहुत कम जानकारी देता है। यही अस्पष्टता इस अध्याय को रहस्यमय बना देती है। कुछ परंपराएं बताती है कि वे किसी महान सम्राट के दरबार से जुड़े थे। कई कथाएं उन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में स्थान देती है। हालांकि इस विषय में विद्वानों में मतभेद है और प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि उन्हें राजदरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और जहां प्रतिष्ठा होती है वहां राजनीति भी होती है। लोक कथाओं में एक प्रसंग मिलता है कि उनकी ख्याति से कुछ लोग असंतुष्ट थे। विद्वानों के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक थी। काव्य और तर्क के क्षेत्र में सम्मान सीमित था, और प्रतिष्ठा प्राप्त करना आसान नहीं था। कुछ कथाएं यहां तक कहती है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। एक प्रसिद्ध लोक कथा श्रीलंका से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्हें किसी राजा ने आमंत्रित किया था। वहां उनकी प्रतिभा की परीक्षा ली गई। कुछ संस्करणों में यह भी वर्णित है कि एक दरबारी षड्यंत्र के कारण उनकी हत्या कर दी गई। इतिहासकार इन कथाओं की पुष्टि नहीं करते, पर यह स्पष्ट है कि उनके जीवन का अंत रहस्य से घिरा हुआ है। यहां प्रश्न ये नहीं है कि उनका अंत कैसे हुआ। प्रश्न ये है कि शिखर पर खड़े व्यक्ति का सबसे बड़ा अंधकार क्या होता है। यश की छाया, जब व्यक्ति ऊंचा उठता है तो उसे अकेलापन भी मिलता है। सभी प्रशंसा सच्ची नहीं होती, सभी मुस्कानें शुभचिंतक नहीं होती। कल्पना कीजिए उस मनस्थिति को। एक कवि जिसने अपमान से शुरुआत की, जिसने साधना से स्वयं को गढ़ा, जिसने रचनाओं से यश पाया। अब वो समझ चुका था कि संसार केवल शब्दों का नहीं, स्वार्थों का भी है। ये अंधकार बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी। संभव है कि जीवन के अंतिम वर्षों में उसने ये अनुभव किया हो कि प्रसिद्धि स्थायी नहीं है। राजाश्रय बदल सकता है, सत्ता बदल सकती है, पर एक चीज स्थायी है, सृजन। इतिहास ये भी संकेत देता है कि उनकी रचनाएं परिपक्वता के साथ गहरी होती गई। मेघदूत में विरह की पीड़ा, कुमार संभव में तप और प्रेम का संतुलन, रघुवंश में राजधर्म का आदर्श, ये सब एक अनुभवी मन का प्रमाण है। शायद उनका सबसे बड़ा अंधकार यही था कि उन्होंने जीवन की अस्थिरता को बहुत गहराई से समझ लिया था। जो व्यक्ति संसार को इतने सूक्ष्म भावों में देख सकता है, वो सुख और दुख दोनों को तीव्रता से अनुभव करता है। और यही संवेदनशीलता कभी कभी बोझ भी बन जाती है। उनका अंत चाहे जैसे हुआ हो, एक बात स्पष्ट है, उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहरी संसार से नहीं, स्वयं से लड़ी थी, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। यश आया, ईर्ष्या आई, अनिश्चितता आई, लेकिन उनकी रचनाएं बची। यही उनके अंधकार का उत्तर था, क्योंकि जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका शरीर मिटता है, पर उसका सृजन समय को पार कर जाता है। और शायद यही उनकी सबसे गहरी, सबसे शांत विजय थी। कालिदास की जीत केवल ज्ञान की नहीं थी, वो जीत थी आत्मजागरण की। उन्होंने ये सिद्ध किया,
कि जन्म आपकी सीमा तय नहीं करता, निर्णय करता है। उन्होंने प्रकृति को शब्द दिए, भावनाओं को संगीत दिया और मानव मन को दर्पण दिया। आज भी जब कोई मेघदूत पढ़ता है तो उसमें विरह की पीड़ा महसूस करता है। जब कोई अभिज्ञान शाकुंतलम देखता है तो प्रेम की पवित्रता देखता है। यही अमरता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। आज हमने देखा एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा, रहस्य से शुरुआत, अपमान से जागरण, संघर्ष से उत्कर्ष। यही है कालिदास की कहानी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।